Dear students, welcome in this video. This is the second part of transportation. Chapter first, life processes, transportation, second part, second video for you. इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल्स और उसमें आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी हमने कंप्लीट पढ़ लिया था. अब उसी के आगे के पैटर्न पर नेक्स्ट थर्ड ब्लड सेल इज प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट. बायोलॉजिकल नेम प्लेटलेट का होता है थ्रोम्बोसाइट. व्हाट आर प्लेटलेट्स, कहां बनते हैं? अगेन द सेम थिंग, ये बनते हैं फॉर्मेशन इनकी दैट इज बोन मैरो. तीनों सेल्स बोन मैरो में ही बनते हैं, बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बोसाइट का. नेक्स्ट, लाइफ स्पैन, कितना टाइम पीरियड इनका जीवन काल होता है? तो 3 to 4 डेज तक एक प्लेटलेट काम करता है. एंड द थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लेटलेट? प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? तो प्लेटलेट का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग. जिस जगह डैमेज टिश्यूज होते हैं, चोट लगने पे ये प्रोसेस होती है, टिश्यू डैमेज होते हैं, तो उस जगह रिलीज होते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स. और प्लेटलेट फैक्टर्स जो होते हैं दे रिलीज केमिकल्स एंड दैट प्लेटलेट फैक्टर्स इज नोन एज प्लेटलेट्स. तो वो प्लेटलेट्स ही हैं जो वो रिलीज करती हैं केमिकल्स उस जगह पे और वहां पे मेन फंक्शन कराते हैं दैट इज ब्लड क्लॉटिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ब्लड क्लॉटिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग. एंड व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? सिंपल, ब्लड का जमना. जिस जगह चोट लगती है उस जगह से ब्लड रिलीज होता है. ब्लड रिलीज होगा तो बॉडी एक प्रिवेंटिव मेजर रखती है कि बॉडी से ब्लड ज्यादा रिलीज ना हो जाए, अदरवाइज ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी. तो उस जगह पर ब्लड क्लॉटिंग होती है. हमारे कहीं चोट लगती है, कुछ समय के बाद खुरंट जम जाता है वहां पे और वो ब्लड क्लॉट कर जाता है. बच्चे कभी कभी उसे छील देते हैं, फिर से ब्लड निकलने लगता है, तो वो खुरंट बनने की प्रोसेस ही ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है. तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन केमिकल रिएक्शन. तो what is blood clotting? These are the reactions. First reaction में आप कह सकते हैं damaged tissues. जब टिश्यू डैमेज होते हैं, चोट लगेगी तो नेचुरली टिश्यूज डैमेज होंगे एंड डैमेज टिश्यूज रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन. दिस इज अ केमिकल. ये केमिकल रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो चोट लगती है, चोट लगने पे टिश्यू डैमेज होते हैं. जहां टिश्यू डैमेज होते हैं वहां पे प्लेटलेट फैक्टर्स आते हैं एंड दे रिलीजेस अ केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. नेक्स्ट, सेकंड में हमारे ब्लड के अंदर अब पहले से एक प्रोटीन मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. दिस इज प्रोथ्रोम्बिन. दिस इज अ प्रोटीन और कैसी फॉर्म में होता है? इनएक्टिव. ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है ब्लड के अंदर, पहले से ही मौजूद होता है. अब थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन. और ये थ्रोम्बिन जो है दैट इज एन एक्टिव फॉर्म. इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होता है. अब ये एरो हमने यहां लगा दिया. आप चाहे तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पूरा इस रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे, ठीक? तो हमने लिखने की जगह एरो लगा दिया. दैट मींस अगेन समझिए, डैमेज टिश्यूज रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल. ब्लड के अंदर पहले से एक प्रोटीन मौजूद है इनएक्टिव फॉर्म में दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में. थर्ड, अब एक और प्रोटीन ब्लड के अंदर मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड फिब्रिनोजन. ये फिब्रिनोजन प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ दिस थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आयन कन्वर्ट्स इनटू फिब्रिन और यही जो है वो क्लॉट होता है.
जो जमने वाली चीज होती है वो यही फिब्रिन होती है। लेकिन खुरंट कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिब्रिन प्लस आरबीसी, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी होंगे और ये क्या फॉर्म करेगा? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट बनता है, यानी कि फिब्रिन के साथ आरबीसी, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। यही ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देनी है? 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो माइंड में इसे पढ़ने के बाद आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन ब्लड जमता क्यों नहीं? तो इसका आंसर हम कह सकते हैं सिंपल, टिश्यूज डैमेज ही नहीं हुए। जब चोट नहीं लगी तो ये प्रोसेस नहीं होगी। कभी कभी इंटरनल इंजरी हो जाती है और वहां ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। उंगली दरवाजे में अगर दब जाए तो कभी कभी नीली पड़ जाती है, अंदर ही चोट लगती है, अंदर ही टिश्यूज डैमेज होते हैं, ब्लड रिलीज होता है और वो नीला या काला सा पड़ जाता है बाद में, तो वहां होगी प्रोसेस। लेकिन ब्लड के अंदर इस समय अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी बॉडी में ब्लड क्यों नहीं जम रहा? ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही? टिश्यूज डैमेज नहीं हुए, सिंपल। सेकेंड चीज आप कह सकते हैं कि लीच, जोंक जो होती है वो ब्लड को सक करती है, उसके अंदर ब्लड जाता है, वहां क्यों नहीं जमता? तो उसके गले के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज हिपैरिन ग्लैंड्स। जब वो ब्लड को सक करती है तो हिपैरिन उसमें ऐड किया जाता है, एंड हिपैरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट। ठीक, हमारी बॉडी के अंदर भी एक्सीडेंटली कभी कभी ऐसा हो जाए, बॉडी मान के चलती है कि ब्लड अगर जम जाए, किसी वजह से ये प्रोसेस हो जाए एक्सीडेंटली, तो हिपैरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी। और एक और चीज, थर्ड चीज, कि ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड हम डोनेट करके आते हैं, ब्लड निकाल लिया जाता है, अगर आपकी 2-4 बूंद ब्लड बाहर गिर जाए तो थोड़ी देर में जम जाता है। लेकिन ब्लड बैंक्स में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ब्लड की डिक्रीज हो जाती है। सेकंड चीज, कभी आपने ब्लड सैंपल दिया होगा, ठीक, ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए देते हैं, तो वो शीशी में डाल के उसको शेक आउट करते हैं। शेकिंग क्यों करते हैं? ठीक, शेकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उस सैंपल ट्यूब के अंदर और टेस्ट ट्यूब के अंदर और शीशी के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है। उसका मेन काम क्या होता है? जब शेक आउट करते हैं तो यहां ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोसीड करती है, और कैल्शियम ही यहां से हटा दिया जाए तो ये प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, तो वो शेकिंग करने से ब्लड के अंदर का कैल्शियम कन्वर्ट हो जाता है अदर फॉर्म में और डिपॉजिट कर जाता है, और ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता और वो सैंपलिंग के लिए आगे दिया जा सकता है। इसी तरह से ब्लड बैंक के अंदर भी होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज, दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्लूटिनेशन। तो यहां तक हमने जो है वो कंप्लीट किया प्लेटलेट्स पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्लूटिनेशन। ये समझना जरूरी है एग्लूटिनेशन। ठीक, एग्लूटिनेशन प्रोसेस क्या होती है? सिंपल क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक, और क्लम्प्स का मतलब होता है गुच्छा बनाना, जुड़ना, या स्टिकिंग ऑफ आरबीसी, हम कह सकते हैं स्टिकिंग ऑफ आरबीसी टू फॉर्म लार्ज क्लम्प्स। आरबीसी का चिपक जाना और बड़े बड़े गुच्छे बना लेना, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। ठीक, और ये प्रोसेस क्यों होती है? हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज दोनों चीजें होती हैं, और अगर एंटीबॉडी की रिएक्शंस हो जाए, अपोजिट एंटीबॉडीज रिएक्ट कर जाएं, तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस होती है। ठीक, जब भी मिसमैचिंग ऑफ ब्लड की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है, सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो सेकंड पर्सन को दिया जाता है, यानी कि डोनर जो है वो रेसिपिएंट, दोनों के बीच में सेम ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है। यहाँ ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ब्लड दूसरे ब्लड ग्रुप का चढ़ा देते हैं, ए वाले को बी का चढ़ा देते हैं, तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो जाती है। ठीक, तो व्हाट इज एग्लूटिनेशन? एग्लूटिनेशन मींस स्टिकिंग ऑफ आरबीसी टू फॉर्म लार्ज क्लम्प्स इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। ठीक, ये एग्लूटिनेशन प्रोसेस कहलाई जाती है। इसे समझने के लिए हम सिंपल कह सकते हैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्लड टेस्टिंग्स कराते हैं हम लोग। तो ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो एग्लूटिनेशन क्या होता है इसे समझ लीजिएगा। यहां से आपको ब्लड टेस्टिंग की थोड़ी सी प्रोसेस भी समझ में आएगी। एक व्हाइट स्लाइड होती है और उसके ऊपर ब्लड की ड्रॉप्स जो है वो 4 जगह रख दी जाती हैं। ठीक, अब जो रेड कलर की ब्लड ड्रॉप है, ये ब्लड की जो ड्रॉप है, इसके ऊपर एक फर्स्ट ब्लड ड्रॉप में सीरम ए डाला जाता है। व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? ये ब्लड ग्रुप से मिलता है,
कभी चोट लगती है हमारे, और चोट लगने पे खुरन जम जाता है, उसके बाद जो साइड में जगह से पानी सा निकलता है, व्हाइट फ्लूइड निकलता है, वाटर लाइक फ्लूइड निकलता है, दैट इज कॉल्ड सीरम। ए ब्लड ग्रुप वाले का सीरम ए, बी वाले का बी कहा जाता है। तो सीरम ए अगर इसमें 1 ड्रॉप डाला जाए और इसको एक ग्लास रॉड से मिक्स किया जाए तो क्या होता है कि रेड कलर की जो ब्लड ड्रॉप है इसमें आरबीसीज हैं लाल रंग के, और जब सीरम ए डाल के इसको मिक्स किया गया तो फिर यहां पे थोड़ी सी देर में क्या दिखता है कि ये रेड कलर गायब हो जाता है और एक लाल डॉट दिखाई देता है, यानी जितने भी आरबीसी से सारे के सारे उस जगह आके क्लम्प कर गए, चिपक गए, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। और अगर ये प्रोसेस हो गई तो आपका ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं हुई तो फिर हम अगले बूंद पे जाएंगे और इसमें हम सीरम बी को डालेंगे। सेम प्रोसेस हो गई, देन ब्लड ग्रुप इज बी। और अगर नहीं हुई तो आप थर्ड पे जाएंगे, एक ड्रॉप ए की और एक बी की डालेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, एग्लूटिनेशन हुआ देन द ब्लड ग्रुप इज बी, और एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो हम कहते हैं ऑटोमेटिकली द ब्लड ग्रुप इज ओ। तो ये टेस्टिंग होती है और इस तरह से हम एग्लूटिनेशन के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे ब्लड ग्रुप्स टेस्ट किए जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप्स। कार्ल लैंडस्नर एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप को ड्राइव किया और बताया कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ये एक टेबल हमने बताई है, समझेंगे इसे। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं नेचुरली वो एंटीजन ए और बी मौजूद होता है, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक। और एंटीबॉडी जो मौजूद होती है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है, कैपिटल लेटर्स में एंटीजन और स्मॉल ये। और जो एंटीजन मौजूद होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है, ठीक। ए है तो बी और बी होगा तो ए। यहां देखेंगे ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होती है। एंटीजन ए, कोई पूछे क्यों कहा ब्लड ग्रुप ए को ए क्यों कहते हैं, जेड क्यों नहीं कह देते, तो कार्ल लैंडस्नर ने देखा कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन था तो उन्होंने ब्लड ग्रुप का नाम ए रखा और अपोजिट एंटीबॉडी बी पाई जाती है इसमें। बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी, अपोजिट अगेन। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन्स तो दोनों होते हैं लेकिन ध्यान देंगे कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती हैं। तो ये टेबल थी। अब यहां से समझते हैं कि ये क्रॉसेस जो लगे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, और ओ वाला सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर। नाउ इससे आगे हम पढ़ें एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड RH फैक्टर। व्हाट इज RH फैक्टर, जो ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है, ठीक। अभी हमने कहा ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, 4 तरह के होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ब्लड ग्रुप इसी तरह से 2 हो गए, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी भी 2 हो गए, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, और ओ भी 2 हो गए, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन, क्या होता है? तो कार्ल लैंडस्नर ने एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड RH फैक्टर। RH क्या है? RHESUS, रेहेसस फैक्टर इसे कहा जाता है। कार्ल लैंडस्नर ने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर रिसर्च करी, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स के ब्लड ग्रुप पे रिसर्च की। रिसर्च करने पे एक और ब्लड ग्रुप देखा उन्होंने, रेहेसस मंकीज के ब्लड ग्रुप पे जब रिसर्च की आई थी। ये RH फैक्टर कहां से आया? RH फैक्टर जो है दैट इज मंकी के ब्लड ग्रुप पे रिसर्च करी थी, और रेहेसस मंकी, रेहेसस प्रजाति है, स्पीशीज है बंदरों की, मंकी की, और रेहेसस प्रजाति के बंदरों के ब्लड ग्रुप पे जब रिसर्च की जा रही थी तो उन्होंने देखा एक स्पेशल, एक अलग तरह का एंटीजन मौजूद था इन मंकीज के ब्लड के अंदर। और वो एंटीजन कार्ल लैंडस्नर ने जब सोचा, उसको देखा फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने
ये देखा कि ये एंटीजन जो मुझे रेहेसस मंकी में दिखाई दे रहा है, ये एंटीजन मुझे पहले भी कहीं दिखाई दिया था जब मैंने रिसर्च करी थी। तो वो किसके अंदर था? वो देखा ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ऐसा सेम एंटीजन देखा गया, और ह्यूमन पॉपुलेशन में ये एंटीजन मौजूद था, लेकिन सबके पास नहीं था। कुछ लोगों के पास था और कुछ के पास ये एंटीजन नहीं था। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में नियरली 80% पॉपुलेशन के पास ये एंटीजन प्रेजेंट था और 20% पॉपुलेशन के पास ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। तो जितने भी पॉपुलेशन जिनके पास ये एंटीजन मौजूद था उन्हें पॉजिटिव कहा जाता है, और जिसके पास ये एंटीजन नहीं होता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। तो इसी तरह से ब्लड ग्रुप भी दो पार्ट में बट गए। ए पॉजिटिव का मतलब ए ब्लड ग्रुप वालों के पास ये रेहेसस एंटीजन मौजूद है, और ए नेगेटिव वालों के पास ये एंटीजन नहीं है। एंड सिमिलरली दिस फॉलोज टू द ऑल ग्रुप्स। अब यहां पर सभी ग्रुप्स में ए पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रेहेसस फैक्टर कहलाया जाता है। अब कोई ये सोचे कि साहब मेरे पास ये एंटीजन नहीं है तो मुझे कोई नुकसान है या कोई फायदा है किसके पास है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एंटीजन की प्रेजेंस की बेसिस के ऊपर ही हम लोगों ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इस सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा है WBC से आगे का हिस्सा, प्लेटलेट्स के फंक्शंस पढ़े हमने। उसके अलावा हम लोगों ने एग्लूटिनेशन पढ़ा और ब्लड ग्रुप्स पढ़े, और ब्लड ग्रुप्स के अंदर RH फैक्टर को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉल्व्स, कार्डियक साइकिल एंड द अदर टॉपिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। हम ये वीडियोस पार्ट्स में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें।